गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो लास्ट क्लास में यहाँ तक आप पहुंच चुके थे। ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमने देखा है ना, कि कभी हाँ कभी ना, कि कभी कंटिन्यूअस भी हो जाए, कभी कंटिन्यूअस नहीं भी हो। ये दोनों सिचुएशन हो सकता है ऐसे फंक्शन के केस है ना। साइन 1/x जब x नॉन जीरो है, ठीक है, साइन 1/x व्हेन x इज नॉन जीरो और x इक्वल टू 0 पर जीरो हो जाता, तभी ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी होगी। क्यों होगी वो भी आपने देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो भी जीरो किया जा सकता है, या उसकी वैल्यू भी जीरो हो सकती है ना, जिसको कि नकारा नहीं जा सकता, जिसको आप निगेट नहीं कर सकते, ये नहीं होगी। क्यों? तो साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, और साइन का एंगल जब इन्फिनिटी अप्रोच करे तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ इसी बीच में से होगी, चाहे एंगल कुछ भी हो जाए। साइन थीटा की वैल्यू की अपनी लिमिट है -1 से लेकर के 1 तक, तो होना तो इसी में से कुछ ना कुछ है, चाहे हमें मालूम हो या नहीं मालूम हो। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन 1/h कैन बी जीरो। जब ये जीरो हो जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, जीरो नहीं हो तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। किसी की भी आप गारंटी नहीं दे सकते, ठीक। लेकिन यही जीरो पर वैल्यू नॉन जीरो डिफाइन कर दे, तब ये नहीं कहना है कि ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूअस, तब जो है ये पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा डिसकंटिन्यूअस? तो उसके पीछे रीजन यही है कि लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड लिमिट में से किसी एक को आप 1/4 करेंगे, जो 1/4 हो सकती है वैल्यू, तो दूसरे की वैल्यू पक्का -1/4 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है। एक है लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन 1/h और दूसरा है लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन 1/h विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। ये दोनों अपोजिट साइन का हो जाएगा, जैसे एक भी नॉन जीरो वैल्यू ही तो इसीलिए ऐसा फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए, अब जो अपना चल रहा था कि fx आपको इस तरह से दे दिया x रेज टू द पावर n sin 1/x, और x नॉन जीरो है, और कहता है कि फाइंड n फॉर विच f इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसको कॉन्टिन्यूअस होने के लिए n की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, n की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसके पीछे रीजन यही है कि साइन 1/x की वैल्यू कुछ ना कुछ -1 से 1 के बीच में है। अब उसको अप्रोचिंग जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट हैज टू अप्रोच जीरो, ठीक। तो x रेज टू द पावर n फॉर n बीइंग पॉजिटिव नंबर विल अप्रोच जीरो एज x अप्रोचेज जीरो। तो ये पहले पार्ट की लिमिटिंग वैल्यू हो गई जीरो, और दूसरा कुछ ना कुछ -1 से लेकर के 1 तक वैल्यू देगा, तो इसीलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी जीरो, और जीरो पर वैल्यू जीरो दिया ही हुआ है, तो इसलिए फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। अब इसी में आपसे पूछ ले n की वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, है ना। सर ये वाला फिर से बता, कंटिन्यूअस वाला फिर से बता दूं। इसमें ये था कि डेफिनेशन आपका यही दिया हुआ है ना, fx इज x रेज टू द पावर n sin 1/x if x is not 0, और fx इज 0 when x is 0। तो कह रहा है इसमें n की वैल्यू बता दो जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये लिखते। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू जीरो हो जाए तब जाकर के फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्यों? तो जीरो पर वैल्यू तो जीरो है ही, ठीक है। तो n की वैल्यू पॉजिटिव कुछ भी हो जाए, n मोर देन जीरो हो जाए, तो x जब जीरो अप्रोच करेगा तो अप्रोचिंग जीरो नंबर का कोई भी पॉजिटिव पावर रेज करे दिस विल अप्रोच जीरो, है ना। अप्रोचिंग जीरो नंबर को कितनी बार भी आपस में मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट हैज टू अप्रोच जीरो, है ना। तो इसीलिए लिमिटिंग वैल्यू इसकी जीरो हो जाएगी।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल बनाना हो, एक ही ऑप्शन है कि दोनों को 0 बना दो, है ना। इसलिए कि जैसे ही नॉन जीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर वाला सिंपल आपके सामने आ जाएगा, जो हमने देखा था कि एक 1/4 है तो दूसरा -1/4 हो जाएगा। इसी तरह का सिचुएशन आएगा यहाँ पर भी, इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा। इसलिए दोनों के और वैल्यू के बारे में मालूम भी नहीं है किसी को नहीं मालूम है कि क्या है नहीं है, तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है। तो उस कुछ भी फाइनाइट नंबर को हटाने का उपाय एक ही है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। अप्रोचिंग 0 इनटू एनी फाइनाइट नंबर विल ऑलवेज अप्रोच 0। तो इसलिए लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 पर वैल्यू 0 है ही, इसलिए फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 इफ n इज एनीथिंग मोर देन 2, और 0 पर कंटिन्यूअस हो गया तो बाकी जगह तो कंटिन्यूअस है ही। ठीक, अब उसी में क्या दे, इन एबव क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड n फॉर विच f इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल। अब जरा देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं LHD, तो क्या लिखते हैं, लिमिट h अप्रोचेज 0 f 0, क्योंकि 0 ही डाउटफुल पॉइंट है, तो f0 माइनस ऑफ f0 माइनस h और अपॉन h। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0, f0 तो 0 दिया ही हुआ है, तो माइनस ऑफ माइनस h रेज टू द पावर n और साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस h, जहां जहां x है वहां पर माइनस h डाल, डिवाइडेड बाई h। इसको आप लिख सकते हैं माइनस लिमिट h अप्रोचेज 0 -1 रेज टू द पावर n, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो बाहर वाला माइनस ये प्लस में बदल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं h रेज टू द पावर n-1 और साइन ऑफ 1 अपॉन h। ठीक है, साइन के एंगल में जो माइनस था उससे बाहर वाला माइनस हमने हटा दिया, -1 रेज टू द पावर n, h में से अलग कर लीजिए, और डिनोमिनेटर में जो h है उससे h रेज पर n को डिवाइड करिए, h रेज पर n-1। ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। अब क्या है नहीं है वो बाद में बात करेंगे, एज पर कंडीशन, एज पर रिक्वायरमेंट। दूसरा देखिए, RHD लिखें, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0 f0 प्लस h माइनस f0 और अपॉन h। इसको लिखा सकता है लिमिट h अप्रोचेज 0, अब x के जगह पर h रख दीजिए, h रेज टू द पावर n साइन 1 अपॉन h माइनस 0 डिवाइडेड बाई h। ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, चूंकि डिफरेंशिएबल होना है फंक्शन को, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इसको देखिए, लिख सकते हैं आप लिमिट h अप्रोचेज 0 h रेज टू द पावर n-1 साइन 1 अपॉन h। ठीक, अब देखिए फिर वही सवाल, अब दोनों इक्वल होगा तो इक्वल वैल्यू 0 ही हो सकती है, नहीं इक्वल वैल्यू 0 ही हो सकती है। ये साइन 1 अपॉन h -1 से लेकर के 1 तक कुछ भी हो सकता है। अब इस एम्बिग्यूटी से बचना हो तो एक ही उपाय है कि साइन 1 अपॉन h की वैल्यू है तो कुछ ना कुछ फाइनाइट ही, चाहे जो भी हो जाए, -1 से लेकर के 1 तक में, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या है नहीं है उसका चक्कर ही खत्म हो जाएगा। तब दोनों इक्वल होना है तो लिमिटिंग वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए तो 0 हो जाए, और ये 0 होने के लिए यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट क्या है, n-1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट क्या है, सेम, लिमिटिंग वैल्यू विल बी 0 फॉर n-1 ग्रेटर देन 0। क्योंकि h का पॉजिटिव पावर रेज करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अप्रोचिंग 0 इनटू एनी फाइनाइट नंबर विल अप्रोच 0। इसी लॉजिक से कहेंगे n इज मोर देन 1, n-1 is greater than 0 implies n is more than 1. So therefore n should be more than 1 for fx to be
डिफरेंशिएबल। समझिए कि fx डिफरेंशिएबल हो उसके लिए जरूरी क्या है कि n शुड बी मोर देन। अब जरा देख लीजिए, इस तरह का फंक्शन है, ये सब बराबर देता रहता है, ऐसा ही कुछ देगा दूसरा ही दे देगा, लेकिन यही सब पूछना चाहेगा। तो ये fx इस तरह का था, ये ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी थी, है ना, sin 1/x, x नॉन जीरो और 0 फॉर x इक्वल टू 0। ऑसिलेटिंग, ऑसिलेशन खत्म करना हो तो 0 पर कोई नॉन जीरो वैल्यू असाइन कर दें, तो ये ऑसिलेशन खत्म, फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस, हाईली डिसकंटिन्यूअस। ठीक, अब कंटिन्यूअस बनाना हो इसको, फिर ऑसिलेशन बंद करना हो तो दूसरा उपाय ये है x रेज टू द पावर n और sin 1/x, x नॉन जीरो और 0 x इक्वल टू 0। तो n की ऐसी वैल्यू तलाश है जिससे कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाए। तो उसमें हमने देखा कि n ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो जाए तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एंड वंस इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 सो इट विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि इसमें एक ही नंबर प्रॉब्लमेटिक पार्ट था x इक्वल टू 0 और n पॉजिटिव है तो दूसरा कुछ आ भी नहीं सकता। हो गया, ये फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब n इज ग्रेटर देन 0। अब यही फंक्शन डिफरेंशिएबल कब हो जाएगा, जो इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि n इज मोर देन, n इज मोर देन। ठीक है, तो n मोर देन 1 हो तो डिफरेंशिएबल, n ग्रेटर देन 0 है तो कंटिन्यूअस, लेकिन इफ n इज greater than 0 but less than or equal to 1, ठीक है, n is greater than 0 but less than or equal to 1, then f is continuous but not differentiable, continuous but not differentiable। ठीक है, तो इन तीन में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंटिन्यूअस है उसके लिए n की वैल्यू बताओ, डिफरेंशिएबल है उसके लिए n की वैल्यू बताओ, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है उसके लिए बताओ n की वैल्यू मोर देन 0 बट अप टू 1, अप टू 1 भी रहे तो भी देख सकते हैं कि h कैंसिल हो जाएगा तो sin 1/h आ जाएगा, sin 1/h की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी होगी, है ना, डिसकंटिन्यूटी होगी ऑसिलेटिंग, कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। तो कंटिन्यूअस हो बट नॉट डिफरेंशिएबल तो उसके लिए n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1, और यही इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 0 देन डिसकंटिन्यूअस। एट x इक्वल टू 0, समझ गया, n इक्वल टू 0 के लिए ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी और लेस देन 0 के लिए परमानेंट डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू, तब उस डिसकंटिन्यूटी को हटा भी नहीं सकते। तो इस तरह से आप इस डिसकंटिन्यूटी को डिफाइन कर सकते हैं, है ना, इसको समझ गए। इस तरह से कोई पैरामीटर दे करके आपसे पूछ सकता है कि पैरामीटर की वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, जिसके लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, वगैरह हो जाएगा। अब जरा एक देखिए, क्या था आपको कि इफ fx इज से 1/1 माइनस x, तब आपसे कहें कि देन डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ, जैसे आपको दे दिया f ओवर fx, ये भी देख सकते हैं कंपोजिट फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी बताओ, 3 बार f लगा दिए, f ओवर fx। ठीक है, डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ओवर fx और f ओवर fx।
तो जरा देखिए, पहला शुरुआत तो एफ से करनी है और इकलौता डेफिनेशन है 1 माइनस एक्स, इसमें x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते आप। तो पहला तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यही आ गया 1, यहीं से शुरुआत होगी, क्योंकि f के डेफिनेशन में ही x इक्वल टू 1 नहीं रखने दे रहा है, आपको मना कर रहा है। तो जहां पर डेफिनेशन ही नहीं है वहां पर तो डिसकंटिन्यूअस होना लाजमी है ना, डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। इसीलिए x कैनॉट बी 1, x कैनॉट बी 1। तो fx इज डिसकंटिन्यूअस, f से रिलेटेड जो भी फंक्शन आएगा 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, इसको बोल नहीं जाना है। अब देखिए, जैसे f ओवर fx आप लिखें, f ओवर fx, तो f ओवर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, जैसे ही fx के जगह पर आप ये लिखेंगे तो इसकी शर्त तो माननी होगी, x इज नॉट 1। ठीक, डेफिनेशन और उसकी शर्त जो है कंडीशन, ये दोनों साथ साथ लिखते जाते। अब f ओवर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स लिखना है, तो 1 अपॉन 1 माइनस ये x के जगह पर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1, आ गया x माइनस 1 और अपॉन x। अब देखिए, अब इसकी अपनी एक शर्त है, x कैनॉट बी 0। तो पहले था x नॉट 1, अब x नॉट 0 आल्सो, x की वैल्यू 0 भी नहीं रख सकते, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं। आ गया, ठीक है। तो अब आपसे पूछे डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ है, ये दोनों पॉइंट, fx is discontinuous at x equal to 0 as well as at x equal to 1। अब आपसे मान लीजिए नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछे, फर्स्ट काइंड की है, सेकंड काइंड की है, क्या है नहीं है, रिमूवेबल है, नॉन रिमूवेबल है, ये सब पूछ ले तो आप बता सकते हैं। जैसे 0 पर देखिए लिमिटिंग वैल्यू क्या है, एट एक्स इक्वल टू 0, ये 2 पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ नॉन डिसकंटिन्यूटी है ना, ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जहां पर डिसकंटिन्यूअस है वहां पर डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, वहां पर ऑब्वियसली नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एट एक्स इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 माइनस जस्ट लेस देन 0 x माइनस 1 और अपॉन x। ठीक, अब जरा देखिए, न्यूमरेटर आपका x जब लेस देन 0 नंबर रखेंगे तो ये नेगेटिव होगा, और डिनोमिनेटर मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी, ये तो पक्की बात है। नेगेटिव में फाइनाइट नेगेटिव नंबर है, -1 के करीब का नेगेटिव नंबर है ना, और x अप्रोचेस 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, बट रेशियो इनफाइनाइट है, तो प्लस इंफिनिटी होगा, लिमिटिंग वैल्यू इसकी आ गई प्लस इंफिनिटी, तो 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू प्लस इंफिनिटी। आइए राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस x इज जस्ट मोर देन 0, x माइनस 1 और अपॉन x, तो x जब जस्ट मोर देन 0 है तो न्यूमरेटर तो नेगेटिव ही रहेगा और -1 के करीब का ही रहेगा, है ना, तो माइनस ऑफ 0.999 लाइक दिस, इस तरह का नंबर आ जाएगा, लेकिन है तो वही नेगेटिव फाइनाइट नंबर, और डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव नंबर, तो रेशियो नेगेटिव हो गया, न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो रेशियो नेगेटिव, तो इसीलिए राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू विल बी माइनस इनफाइनाइट। समझिए, तो एक भी लिमिट इनफाइनाइट होता तो उस डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, इट इज एंड इट इज ऑलवेज नॉन रिमूवेबल इन नेचर। ठीक है, ऐसा फंक्शन कभी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है, तो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। ठीक, सेकंड काइंड के लिए क्या था, एक भी लिमिट इनफाइनाइट हो या लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करे, कोई नहीं, वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, तो उस डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड। नेक्स्ट देखिए, x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख के
तो आप ये लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x, मतलब x इज जस्ट लेस देन 1, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? तो न्यूमरेटर विल अप्रोच 0 एंड डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग 1, अप्रोचिंग 0 अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर विल बी 0। वही हालत राइट हैंड लिमिट के साथ भी होगी। RHL लिखते तो लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि x जस्ट मोर देन 1 है, तो न्यूमरेटर विल अप्रोच 0 एंड डिनोमिनेटर इज जस्ट मोर देन 1, अप्रोचिंग 0 अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर विल बी 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है और फाइनाइट है, तो इसीलिए रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, और ये फर्स्ट काइंड की होती है, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, इस डिस्कंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग f0 इक्वल टू 0, f1 इक्वल टू 0। 1 पर फंक्शन की वैल्यू को 0 कहते हैं, तो अब फंक्शन ये 1 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि दोनों लिमिटिंग वैल्यू भी 0 है, इसलिए डिस्कंटिन्यूटी को कहते हैं रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, समझ गया? f ओवर एफ एक्स, ये इस पर हमारा डिस्कशन हो गया। ये 2 पॉइंट है 0 और 1, जहां पर की फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है, जिसमें से एक सेकंड काइंड की डिस्कंटिन्यूटी है। क्यों? तो उसमें लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट है, और सेकंड में दूसरा पॉइंट जो है वहां पर रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी है। क्यों? तो लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट है ना, और इक्वल। ये डिफरेंट होता तो जंप डिस्कंटिन्यूटी है, और जंप जो हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के वैल्यू में डिफरेंस। ये भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, f ओवर एफ एक्स, ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है, ब्लाइंडली जो सॉल्व करेगा उसके। अब आप इतना तो निकाल चुके हैं, ये है आपका x माइनस 1 और अपॉन x, यूज करिए, लेकिन इसके साथ इसकी जो शर्त है उसको भी मानते हुए चलते हैं, x इज नॉट 0, x इज नॉट 1। ये 2 शर्त आप मानेंगे तभी आपको यूज करने का अधिकार होगा। अब fx था आपका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना, अब इसमें डाल दीजिए, तो 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x, ये x हो गया, f ओवर x। अब देखिए, अब इसको देख करके सीधा डेफिनेशन आप लिखते हैं इसको ब्लाइंडली, तो कहते हैं कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सब जगह कंटिन्यूअस, क्योंकि ये तो x है, ट्रिपल एफ एक्स इज x। ये इसको प्लॉट करें y इक्वल टू f ओवर एफ एक्स। ठीक है, ये y इक्वल टू x है, लेकिन 0 पर ये डेफिनेशन नहीं है, 1 पर ये डेफिनेशन नहीं है, लाइक दिस, ये वाली लाइन है, और जहां है वहां पर y इक्वल टू x है, ये है y इक्वल टू x लाइन। ठीक है, लेकिन इसमें जब देखेंगे आप, ये तो गैप दो जो दिख रहा है, ये 0 और 1 का गैप है, क्योंकि 0 और 1 हमें यूज करना ही नहीं, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कहां पर? एट x इक्वल टू 0 एंड 1, 0 और 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, और इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि 0 पर वैल्यू which is removable discontinuity, which are removable points of removable discontinuity. ठीक है, डिसकंटिन्यूटी, रीजन बीइंग f0 को 0 और f1 को 1 ये डिफाइन कर दें तो डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव, तभी गैप भर जाएगा, है ना। जैसे f0 आपने 0 दे दिया, ये जो गैप दिख रहा है ये भर गया, है ना, यहाँ पर ये गैप जो दिख रहा है ये भर गया, तो फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस। तो इसीलिए इस डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन ब्लाइंडली आप लिखेंगे तो आपको x आ जाएगा डेफिनेशन,
और y इक्वल टू एक्स दिखेगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। लेकिन जिसका डेफिनेशन आपने यूज किया है उसके शर्त को भी मानना होगा, उसके कंडीशन को लिखते हुए तब आगे बढ़े। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन में ये सब करते हैं। जिन जिन फंक्शन का आपने यूज किया है उसमें उस कंपोजिशन के दौरान उन फंक्शन की जो शर्त है उसमें कहे कि इसे एक्स को यूज नहीं करना है तो लिख के रखते हैं, क्योंकि हो सकता है वो कंडीशन एलिमिनेट हो जाए। आपको जनरेटेड फंक्शन जो होगा उसमें कहेगा कि नहीं वो एक्स परमिटेड, जैसे फाइनली एक्स आ गया, इसमें 0 रखा जा सकता है, इसमें 1 रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एफ एक्स में एक्स इक्वल टू 1 नहीं रख सकते हैं, एफ ओवर एफ एक्स में एक्स इक्वल टू 0 नहीं रख सकते हैं, इसका जो डेफिनेशन। तो इसलिए वो दोनों है तभी जाकर के ट्रिपल एफ एक्स है। इसको मानते हुए तब जो जो कंडीशन रास्ते में है उन सबको कलेक्ट करिए और फिर तब देखिए वहां पर किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है। ठीक, ये हो जाएगा। सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सही हो रहा है इस चीज में कि अगर हमें x इक्वल 1 आ गया तो हम f x में क्यों x इक्वल 1 अलाउड नहीं कर रहे, ये चीज थोड़ा सा डाउट हो रहा है। किसमें? ये जो भी आपने मतलब रिपीट किया, जैसे ये एफ एक्स में हम x इक्वल 1 नहीं रख सकते, हाँ, तो एफ ऑफ एफ एक्स में हम x इक्वल 1 को स्टार्टिंग में ही नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? ये जो भी आपने बताया वो इसलिए कि देखिए पहले एफ एक्स है, पहले एफ एक्स है, तब तो एफ ओवर एफ एक्स है, ये है। एफ एक्स नहीं होता, हाँ। एफ ओवर एफ एक्स ऐसा होता नहीं, हो सकता था। ठीक है, तो एफ एक्स रहे इसका तो ख्याल करना होगा ना। तो एफ एक्स का डेफिनेशन 1/1 माइनस एक्स कब आप लिख सकते हैं? जब आप x 1 नहीं रखने का प्रॉमिस करेंगे, कहेंगे कि x 1 कभी नहीं रखूंगा, कभी ये रखने देगा। हर फंक्शन की अपनी अपनी शर्त होती है ना। मान ली किसी के घर में आप जाएंगे तो उसके परमिशन के बिना आप कहीं पर बैठ गए, उठ गए, ये सब अच्छी बात नहीं होती है। नहीं, आप मेरे घर में आएंगे तो मैं कहूंगा यहाँ बैठना है, वहां बैठना है ना, पानी दूंगा तो पीना है। अब ये तो नहीं कि तुरंत जाकर किचन से खाना खा लिया, कहीं बेड पे जाकर सो गया, ये तो नहीं चलता है। तो वही हर फंक्शन के साथ में होता है ना। हर फंक्शन का अपना रूल है, अपना रूल है उसका। जैसे कहेगा ये कि एफ एक्स 1/1 माइनस एक्स, एक्स 1 रखना है तो मेरा यूज मत करो, क्यों? तो मेरे डोमेन में ही नहीं आता हो, मेरे डोमेन में नहीं आता है। ठीक है, अब मेरे घर में आके बैठ जाएं, कहेंगे नहीं मैं हवाई जहाज पर चलूंगा, मेरे पास है ही नहीं। मैं आपको गाड़ी पे चढ़ा सकता हूँ, बाइक पे चढ़ा सकता हूँ, हवाई जहाज पर तो नहीं चढ़ाऊँ। अब जिद पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं नहीं मैं चढ़ूंगा, तो कहेंगे मेरे डोमेन के अंदर में नहीं आता है, वो मेरे दायरे में नहीं है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के हाथ में। समझ गए? तो कहने का मतलब ये जिसका आप यूज करते हैं, है ना, उसकी जो शर्त होगी उसको तो मानना होगा ना। तो जैसे इस एफ एक्स के जगह पर, इस एफ एक्स के जगह पर मैंने 1/1 माइनस एक्स लिखा है। ठीक है, यूज हमने किया है इसका, इसके डेफिनेशन का, लेकिन इसकी जो शर्त है इसको भी तो मानना होगा। कहीं तो यहीं पर x इक्वल टू 1 रख करके आप ये अनडिफाइंड चीज पर f ऑपरेट करने जा रहे हैं, जो ऑपरेट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो 1/1 माइनस एक्स पहले डिफाइंड हो तब जाकर के उस पर f ऑपरेट हो सकता है। तो 1/1 माइनस एक्स डिफाइंड हो, उसके लिए जरूरी क्या है? x मस्ट नॉट बी 1, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। आप समझ गए? तो जिसका डेफिनेशन आप यूज करते हैं उसके कंडीशन को भी साथ साथ आप मानते हैं, लेकिन मानते हैं तो लिख लेना है, क्या ये मैंने मान लिया है, तो आगे फर्दर उसको यूज करना है। वो चीज जो है वो उसको मानते हुए ही बाकी काम करना है। तो एक्स हमने प्रॉमिस किया था ऐप से कि मैं x1 कभी नहीं रखूंगा, तब उसने अपना डेफिनेशन यूज करने दिया, कहा कि ठीक है अब यूज कर लो। यूज करने के बाद जो डेफिनेशन निकल के आया, जो फाइनल आया, उसमें दिखता है कि x इक्वल टू 1 तो रख सकते हैं, लेकिन आपने जो माना था शर्त उसकी मजबूरी है कि 1 आप कभी नहीं रखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर साथ साथ वो शर्त भी चला कि x नॉट 1, और फिर अब इसकी अपनी शर्त है, इसके डिनोमिनेटर में x है, तो डिनोमिनेटर में x है तो x 0 नहीं हो सकता कभी, वरना नॉट डिफाइंड। ठीक है, f ओवर एफ एक्स डिफाइंड ही नहीं होगा x इक्वल टू 0 पर। इसकी भी अपनी शर्त आई और पहले जिसके डेफिनेशन का यूज किया था उसकी भी अपनी शर्त थी, है ना।
तो उसका डेफिनेशन हमने यूज किया है, तो उसके शर्त को भी अंत तक कैरी करना होगा, ये नहीं कि यूज करके और भूल जाओ। तो इसीलिए x 0 नहीं हो सकता, x 1। अब f ओवर एफ एक्स के डेफिनेशन का जहां भी यूज करेंगे वहां पर इसके इन दोनों शर्त को मानना होगा, x 0 नहीं रखना है, 1 नहीं रखना है। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है। अब f ओवर एफ एक्स के जगह पर हमने डायरेक्टली x माइनस 1 अपॉन एक्स लिखा। क्यों? नहीं तो बार बार वही सब काम करना होता जो पहले कर चुके हैं, तभी तो शर्त मानते, तभी आगे बढ़ने देता। तो डायरेक्टली हमने f ओवर एफ एक्स का यूज किया है, जिसकी शर्त थी कि x 0 नहीं रखना है ना, ये इसकी अपनी शर्त है, और x 1 नहीं रखना है, जो इसके एंसेस्टर ने दिया था, जिसको इसने यूज करके डेफिनेशन लाया था। उसने कहा था कि भाई जिंदगी में कभी x 1 मत रखना, उसको भी फॉलो कर रहा है। तो f ओवर एफ एक्स के ऊपर x माइनस 1 अपॉन एक्स आप लिख सकते हैं, जब x 0 नहीं है, x 1। ठीक, यस सर, समझ गए? तो एफ एक्स का जो डेफिनेशन है, इसमें x के जगह पर x माइनस 1 अपॉन एक्स रखेंगे तो फिर से x आ जाता है। तो जो मान ली इस रास्ते की कहानी को नहीं जानता होगा, सीधा एंड गेम खेलेगा, f ओवर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, उसको तो सब जगह कंटिन्यूअस ही दिखेगा। नहीं, उससे पूछेगा कहाँ कंटिन्यूअस है, सब जगह है भाई, x कंटिन्यूअस होता है, y इक्वल टू एक्स। पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एवरीवेयर विद इन इट्स डोमेन। लेकिन उसके डोमेन में ही नहीं 0 और 1 आता है, तो डिसकंटिन्यूअस तो होगा ही ना, क्योंकि x 0 और 1 कहता है रखना ही नहीं है, तो वहां पर तो गैप, खाली गैप तो दिखेगा ही। इसीलिए 0 और 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूटी का टाइप क्या है? तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्यों? f0 इक्वल टू 0 और f1 इक्वल टू 1 डिफाइन कर दे, ये फंक्शन अपना f नहीं, f 3 बार है, f ओवर ये है ना, एक ही बार f मैंने लिखा है, क्योंकि हमें तो ट्रिपल एफ एक्स की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है ना, तो 3 बार है। समझ गए? f ओवर 1, दिस इज 1। ठीक है, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, ये x के बराबर, y अपना ये, इसीलिए ट्रिपल एफ ओवर 0 और ट्रिपल एफ ओवर 1 इसकी वैल्यू डिफाइन कर दें तो फंक्शन कैन बी मेड कंटिन्यूअस। तो इसीलिए डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड। तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, व्हिच इज ऑब्वियसली ऑफ फर्स्ट काइंड। अब बताइए, अब समझ गए इसको? समझ गए। तो जैसे f ओवर जी एक्स हो, कहीं लिखना हो, तो जी एक्स की जो शर्त है उसको मानते हुए चलना है, लिख लेना है। वो कहे कि x 1 नहीं रखना है, तो नहीं रखूंगा कभी। अब f ओवर जी एक्स निकल के आया उसमें, तो x इक्वल टू 1 कहता है रखना है, लेकिन आपको याद आएगा कि हमने जी एक्स से प्रॉमिस किया था कि 1 नहीं रखूंगा। तो f ओवर जी एक्स में x 1 रखना परमिसेबल भी हो तो भी कहेंगे मैं नहीं रखूंगा। क्यों? तो जी एक्स के डेफिनेशन का मैंने यूज किया है, उसकी शर्त मानी है, तब हमें आगे बढ़ने दिया, तो वो सब कैरी हो। तो जी एक्स जहां जहां पर डिसकंटिन्यूअस है, f ओवर जी एक्स ऑब्वियसली वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, ये पक्की बात। ठीक है, जी एक्स का जहां पर डेफिनेशन नहीं है, f ओवर जी एक्स का डेफिनेशन वहां पर नहीं हो सकता। ठीक, और f ओवर जी एक्स जो निकल के आया उसकी अपनी शर्त है, ठीक है, उसको भी मानना है, उसको भी मानना है। ठीक है, हो जाएगा ये। इसी को समझ गए? कंपोजिट फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस करते हैं। रास्ते में जितना भी फंक्शन आए उन सब की शर्त को मानना है, जिसका हमने डेफिनेशन यूज किया है। उन सबके शर्त को मानते हुए और तब फिर फाइनल लिखना है कि क्या क्या सब शर्त इम्पोज हुआ है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कहता है आपको f is such that real number goes to q is set of rational number। ठीक है, is a continuous function है ना, is a continuous function satisfying कोई एक वैल्यू दे दिया, f√3 इक्वल टू 5। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड f5 की वैल्यू बता।
ठीक है, f is such that real number goes to q. q is set of rational number. Is continuous function satisfying f root 3 equal to 5. तो कह रहा है f5 बता दो, find f5. क्या करेंगे? देखिए सब कंसेप्चुअल चीज है, कंसेप्चुअल चीज ये है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? एक ही चीज है, व्हाइल ड्राइंग ग्राफ ऑफ द फंक्शन वन नीड नॉट रिमूव पेन फ्रॉम द पेपर, है ना। ग्राफ ड्रॉ करते समय पेन पेपर से नहीं उठे तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और जैसे ही पेन उठाने की जरूरत पड़ जाए तो इसका मतलब जहां पर हमने पेन को उठाया वहां पर डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, हर रियल नंबर पर कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन कोडोमेन में रैशनल नंबर, ठीक। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। नहीं, रेंज जो है कोडोमेन में से ही निकल के आता है, बाहर से तो आएगा नहीं, वरना फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज भी जो होगी वो रैशनल नंबर ही होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ रैशनल नंबर ही होगी। एक दिया हुआ है आपको कि √3 पर इसकी वैल्यू, √3 पर इसकी वैल्यू 5 है, एक पॉइंट सिर्फ, समझ गए? √3 पर वैल्यू इसकी 5 है। अब गलती से मान लीजिए इस वैल्यू को चेंज करने की कोशिश किया तो 5 के बगल में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर मंडरा रहा होगा कि जैसे ही चेंज किया तो फंक्शन की वैल्यू वो हो जाएगी। इसलिए कि रियल नंबर का सेट बहुत ही डेंस सेट है। इस 5 के पड़ोस में कौन सा नंबर बैठा हुआ वो 5 को भी नहीं मालूम, नहीं जानता है वो, और ना आप बता पाएंगे कि 5 प्लस h अप्रोचेज 0 रैशनल है कि इररेशनल है, बताया नहीं जा सकता। जो भी आप कहेंगे उसके और इस 5 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल इररेशनल नंबर बड़ा पड़ा हुआ होगा, इतना डेंस सेट, ठीक है। तो एक ही इस फंक्शन के साथ में उपाय है कि ये अपनी वैल्यू को चेंज ही नहीं करे, है ना। 5 था, 5 है और 5 रहेगा, बस इस प्रिंसिपल पर चले, तब जाकर के फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी रह सकता है और हमेशा रैशनल वैल्यू भी ले सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा रैशनल ही होगी। देयरफॉर fx ऐसा भी स्टेटमेंट देता है कई बार, एज्यूम्स रैशनल वैल्यूज ओनली, रैशनल वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन और कोडोमेन इज सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो इसलिए फंक्शन एज्यूम्स रैशनल वैल्यू ओनली एंड दिस कैन हैपन ओनली व्हेन द फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये चेंज किया तो इस रैशनल वैल्यू 5 और जो क्लोजेस्ट एवर रैशनल नंबर होगा उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इररेशनल नंबर और बड़ा पड़ा, तो इसीलिए फंक्शन की इररेशनल वैल्यू भी हो जाएगी। लेकिन इररेशनल वैल्यू जैसे ही हो गई इसका मतलब फंक्शन ही नहीं रहा, है ना, क्योंकि फंक्शन की रेंज जो है दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ कोडोमेन और कोडोमेन इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। एक ही उपाय है कि ये कांस्टेंट रह जाए। f√3 भी 5 था और f5 भी 5 होगा, therefore f5 is also 5, ठीक है। तो ये है रैशनल इररेशनल का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब जैसे इसी पर बेस्ड दे देता है, fx का आपको डेफिनेशन दे दिया रैशनल और इररेशनल के बेसिस पर,